फूड इज मूड, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। लेट्स टॉक के स्पेशल एपिसोड में मैं दीप्ति जैन, मॉडर्न वास्तु एस्ट्रो कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का दिन बहुत खास है। हमारे साथ एक गेस्ट है जो बहुत स्पेशल है, डाइटिशियन प्लस न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिसेस सुषमा जायसवाल जी, जो कि पिछले 45 ईयर से लोगों को इस क्षेत्र में गाइड कर रही हैं। मैम, लेट्स टॉक के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो फूड हैबिट्स हमारी जो होती है वो हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित कर रही है? फूड हैबिट्स लाइक जब हम न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में सारे एंजाइम, सारे हार्मोन, सारी चीज़ें सब परफेक्ट वे में बनती हैं। लेकिन जब हम फास्ट फूड, जंक फूड या न्यूट्रिशनली इम्बैलेंस्ड फूड खाते हैं तो वो उससे हमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता है, और उस वजह से जैसे सेरोटोनिन है या ये दूसरे एंजाइम्स, दूसरे हार्मोन्स हैं, वो ठीक तरह से नहीं बन पाते हैं, और इसलिए फिर हमें मूड में एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। ओके। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, पूरा वीक अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द वीक चीट डे मना लेते हैं, सारी मेहनत पानी में चली जाती है। तो ऐसे केस में उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो ये गलती कर बैठे हैं? तो उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि ये फाइबर खाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी जो चीट डे में जो भी खाना खाते हैं वो फाइबर उसमें बिल्कुल नहीं होता। और उसकी वजह से उनका वेट भी इंक्रीज़ होता है, या ब्लड शुगर होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है, जैसे किसी को डायबिटीज़ वगैरह है। तो ऐसे केस में वो चिया सीड्स खा लें, या सैलड की प्लेट खा लें, या स्प्राउट्स की प्लेट खा लें बाद में, है ना, तो उससे उनका बैलेंस हो जाएगा। और अगर हो सके तो जैसे मीठा हम खाते हैं जी। तो उसको रसगुल्ला खाया है, गुलाब जामुन खाया है, कुछ भी, तो उसको निचोड़ के एक्स्ट्रा शुगर नहीं जाने दें, तो उसमें उनको इतना गिल्ट नहीं होगा, है ना। और जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम ज़रूरी नहीं है कि पूरा कप भर के आइसक्रीम खाएं, स्मॉल पोर्शन, उसको स्मॉल पोर्शन खा लें, तो उतनी ज़्यादा शुगर उनके शरीर में नहीं जाएगी। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं भी कई बार पार्टीज़ वगैरह में जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे जैसे पिज़्ज़ा पार्टी हुई तो पिज़्ज़ा ऑफ़र करेंगे तो मैं खाती हूँ पिज़्ज़ा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती। और उसके साथ मुझे कोक देते हैं तो मैं बोलती हूँ कि मुझे कोक है ना थोड़ा सा ही चाहिए, खाली 1-2 सिप्स, क्योंकि मैं खाने के साथ ज़्यादा पानी नहीं पीती। तो उसका असली कारण ये है कि अगर हमने 1 गिलास भर के कोक पिया तो उसके साथ हमें 60 गिलास पानी पीना पड़ेगा, 60 ग्लासेस ऑफ वाटर, उसके केमिकल्स को निकालने के लिए शरीर से। तो वो 1 वीक तक हम इतना नहीं पी सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारा शरीर 1 वीक तक वल्नरेबल रहता है कि हमें कोई भी बीमारी जल्दी से अटैक कर सकती है ना। तो कोक इज दैट हार्मफुल कोल्ड ड्रिंक्स? यस, तो वो आर्टिफिशियल सब केमिकल से ही बने होते हैं। तो और जो अगर मैं थोड़ा सा पोर्शन लेती हूँ 1-2 सिप्स, तो उसके लिए मुझे 60 सिप्स और पानी पीना है, वो एक दिन में मैं पी सकती हूँ, तो एक ही दिन में मेरा बॉडी पूरा क्लीन हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप है लोगों के लिए कि इस तरह से इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बल्क, गो फॉर स्मॉल पोर्शंस। स्मॉल पोर्शन, मन नहीं मारना है। हाँ, मन नहीं मारना। मन मारते हैं तो उसकी तरफ और ज़्यादा और अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो मन मारने को मैं कभी नहीं बोलती किसी को भी। हमने जनरली देखा है जो लोग वीनस द्वारा, शुक्र द्वारा रूल्ड होते हैं, उनको स्वीट की क्रेविंग होती रहती है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनका स्वीट खाने का मन हो रहा है और वो अपने आप को किल कर रहे हैं, अपने शौक को किल कर रहे हैं? नहीं, किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो जैसे फ्रूट्स में फाइबर होता है, जैसे फ्रूट का छिलका जो होता है वो फाइबर होता है, तो वो अगर खाते हैं तो उससे शुगर जल्दी से रिलीज़ नहीं होता ब्लड में, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ता, है ना। तो ऐसे सब सब्जियों में, प्लांट फूड में, सब में फाइबर
बहुत सारा दिया गया है, और वो फाइबर के साथ अगर हम खाना खाएं कुछ भी तो हमें क्रेविंग मतलब शुगर क्रेविंग भी कम होगी और उसके साथ सैटिस्फैक्टरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और जैसे अगर कोई मिठाई खा रहे हैं या कुछ है ना, तो उसके साथ थोड़ा सा चिया सीड्स का पानी मिला के पी लें। ओके। पोस्ट मिठाई खाने के बाद? पहले, बाद में, साथ में, कभी भी। मतलब बहुत ज़्यादा देर बाद नहीं, करीब 5-10 मिनट के अंदर। ओके। तो उससे भी वो शुगर थोड़ा धीरे धीरे ब्लड में जाएगी। जैसे पहले हम फालूदा आइसक्रीम बनाते थे हमारे देश में, याद है? सीड्स डाल के उसमें सब्जा सीड्स पड़ते थे, है ना? तो सब्जा सीड्स क्यों पड़ते थे? क्योंकि वो शुगरी होती थी, मतलब मीठी होती थी, तो उसमें उसको शुगर जल्दी से डाइल्यूट नहीं हो, इसलिए हम ये सब्जा सीड का इस्तेमाल करते थे। तो वही सब्जा सीड वो हमारा पहला एंशिएंट लेकिन अब फिर भी मिलने लगा है, अब मैंने देखा अभी फिर से मिलने लगा, फिर से ट्रेंड में हो गया है। लेकिन उसको अगर हम आइसक्रीम्स में डाल के खाएं, अभी आइसक्रीम्स में नहीं डालना शुरू किया। कुल्फी में तो मिलता है, कुल्फी में भी चिया सीड्स या सब्जा सीड्स नहीं मैंने देखे, लेकिन अगर वो डाल के बना उससे टेस्ट ऑल्टर नहीं होगा। और उसके अलावा उनकी शुगर जो थी वो धीरे धीरे शरीर में जाएगी। तो क्या डायबिटिक जो पेशेंट है उसको चिया सीड्स लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। सब लोग ले सकते हैं, वो फाइबर का काम करता है। क्योंकि आजकल हम जितना रिफाइंड फूड खाते हैं, दालें धुली हुई, चावल, वाइट राइस, है ना, तो उस पर कोई फाइबर नहीं होता। फाइबर के साथ साथ और न्यूट्रिएंट्स भी रिप्ड ऑफ हो जाते हैं। जैसे बी विटामिन हैं, बी विटामिन राइस में भरपूर होते हैं, पर होल राइस में। ओके। तो आजकल सबको बी विटामिन की डेफिशिएंसी है, वो इसीलिए है क्योंकि वो वाइट राइस खा रहे हैं। तो मतलब राइस को पूरा खाएंगे तो उसमें से फाइबर मिलेगा। ये जो कलर ऑफ द राइस है, जैसे ब्लैक कलर है, रेड कलर है, ब्राउन कलर है, उस कलर से उनको जो मिनरल मिलता है वो मिलेगा। जैसे ब्लैक राइस में आयरन सबसे ज़्यादा मिलेगा, है ना, और उसमें और भी मतलब कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा जो राइस में होना चाहिए, जितना वो कंप्लीट मिलेगा। लेकिन जब उसका फाइबर रिप ऑफ कर देते हैं, वाइट राइस बना देते हैं, तो उसका जो एसेंशियल मतलब कंपोनेंट्स वो निकल जाते हैं, तो फिर वो स्टार्ची फूड ही रह जाता है। ओके। तो इस तरह से अगर हम होल फूड खाएं सभी चीज़ों के, तो हम शुगर बैलेंस हो जाएगी, क्रेविंग भी नहीं होगी, और जितना भी खाएंगे उससे सैटिस्फैक्टरी बहुत ज़्यादा होगी। ओके। एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ज़ोडिएक साइंस के लोग, जैसे लियो साइन, टॉरस साइन के जो लोग होते हैं, वो बहुत फूडी होते हैं, बहुत सारे फूड का एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन दे एंड अप इन ओवर ईटिंग, और फिर बाद में उनको बहुत गिल्ट होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे जिनको बहुत ज़्यादा खाना खाने का शौक होता है? ठीक है, जिसको मतलब खाना खाने का शौक़ है तो वो अपने कुछ जो उसको पसंद है वो भी खाए, उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड भी खाए, जैसे कि जिसमें होल कार्बोहाइड्रेट्स हो, मतलब जो कहते हैं कि होलसम फूड हो, जैसे कि वीट की कोई चीज़ खानी है तो मैदा की नहीं, लेकिन होल वीट की खाए, है ना। दाल खानी है तो पॉलिश दाल नहीं, होल दाल वगैरह खाए, तो उसमें फाइबर कंटेंट जो है वो हमें वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारे डाइजेशन में और गट में, बैक्टीरिया में और माइक्रोबायोम में बहुत हेल्प करता है, और उसकी वजह से फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टिव हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, प्लस उससे मोटापा भी नहीं बढ़ता, वेट भी नहीं बढ़ता, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, और थायराइड और कई सारी बीमारियां जो प्रिवेंट हो जाती हैं, या अगर हो गई हैं तो वो उनको रिवर्स भी किया जा सकता है इनिशियल स्टेज में। तो ऐसे बहुत फ़ायदे होते हैं उससे, तो वो उसको बैलेंस करके खाना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स सब मिलते हैं, तो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। कोई डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपके पास कोई सुझाव होगा? हाँ, एक्चुअली हम पहले इंडिया में, भारत में तो ये था कि वीक में 1 दिन या 2 दिन फास्ट करो, है ना, तो वो हमारा पहले से सिस्टम बना हुआ था, और उसके दरमियान जो हम लिवर को जो रेस्ट देते थे, लीवर को उस दिन एंजाइम्स नहीं बनाने पड़ते थे खाने को ये डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे ऑयली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, या
शुगरी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो कुछ काम नहीं करना पड़ता लीवर को, एंजाइम्स नहीं बनाने पड़ते, तो उसको वो अपनी हेल्थ को वापस मतलब लीवर रिवाइव करता है। तो लेकिन आजकल तो ऐसे फास्टिंग नहीं होता है, तो इसके लिए मतलब हम फ्रूट फास्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे पूरे दिन हम केवल फ्रूट्स ही खाएं और ये वेजिटेबल्स सैलड में जैसे खाते हैं, तो कच्ची सब्जियां करीब 20 से 25 सब्जियां ऐसी जो हम कच्ची खा सकते हैं। और वो सब सैलड में खाएं, खूब भर के, जितना खाना उतना खाएं। तो उससे उसके लिए वो ऑयली फूड नहीं है और शुगर भी वो नेचुरल शुगर है, वो प्रोसेस शुगर नहीं है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब एक दिन हमने हैवी खा लिया तो अगले दिन हम ऐसा प्रोसीजर कर सकते हैं। और पानी खूब पिए, है ना, वाटर रिच फूड खाएं। ओके। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं अपने लिए एक हेल्दी थाली प्रिपेयर करने के लिए, तो क्या कोई कम टाइम यूटिलाइज करने वाला ऐसा फूड है जो आप उनके लिए सजेस्ट करेंगी? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे फूड हैं ऐसे जो कि हम बिना कुकिंग किए भी खा सकते हैं। जैसे उसमें रेडीमेड फ्रूट्स तो हैं ही, जिसको कुछ भी कुकिंग नहीं करना है, जस्ट पील करना है खाना, या कई फ्रूट्स को तो पील भी नहीं करना चाहिए। एप्पल है और पेयर्स वगैरह हैं, उनको पील भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे फूड हैं। प्लस ये रॉ वेजिटेबल्स एज सैलड जो भी खा सकते हैं वो सब खा सकते हैं। और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिना कुकिंग के हम लोग खा सकते हैं। स्प्राउट्स खा सकते हैं, स्प्राउट की चाट, जिससे कि प्रोटीन भी हमारा काफ़ी हो जाएगा। तो और अगर डोमेस्टिक हेल्पर्स खाना बनाती हैं तो उसमें थोड़ा सैलड भी यूज़ करें और थोड़ा सा दही ले लें साथ में, तो कंप्लीट थाली हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स कर सकते हैं फॉलो। मैम, आप हमारे व्यूअर्स को 3 ऐसी फूड हैबिट्स बताएं जो हमें इमिजिएटली बदल देनी चाहिए। तो उसमें एक ये है कि आप अगर वाइट राइस खाते हैं तो आप होल राइस खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वाइट राइस जो है वो रिब्ड, मतलब न्यूट्रिएंट रिब्ड राइस है, कि उसके ऊपर के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं, जैसे कि ये मिनरल, फाइबर, बी विटामिन्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन। तो वो अगर आप ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस या वाइल्ड राइस या पाव बॉइल्ड राइस या ऑर्गेनिक राइस वगैरह कुछ भी खाएंगे तो उससे आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, जबकि वाइट राइस से कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, सिर्फ स्टार्च के सिवाय, कार्बोहाइड्रेट्स के सिवाय। तो इसलिए आप वो राइस खाना शुरू कर दीजिए। इसी तरह से आप जो दालें खाते हैं वो दालें भी होल दाल होनी चाहिए, मतलब पूरी अनपॉलिश्ड दालें होनी चाहिए जो कि उसका छिलका भी इंटैक्ट रहे। और अगर होल सीड होगा तो वो फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, वो फर्टिलिटी फूड भी है। उससे आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और उसको स्प्राउट करके खाएं तो और भी अच्छा, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं दालों में वो और भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो एक उस तरह से चेंज आप कर सकते हैं। दूसरा कि एक और आदत मैंने सुनी है कि कई लोग खाना खाने के साथ है ना कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स इसलिए पीते हैं कि खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, उससे डाइजेस्ट तो नहीं होता और ये मिथ है एक्चुअली। और उससे वो केमिकल बेस्ड जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं तो उससे और ज़्यादा शरीर को नुकसान होता है। उसके बदले अगर आपको पीना है तो एक गिलास बटर मिल्क पी सकते हैं, जिससे कि है ना, तो उससे डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होगा। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, कोई ऐसा हमारे देश में मिथ हो जो आप बदलना चाहती हैं, लोगों को क्लियर करना चाहती हैं? ऐसे कई सारे मिथ हैं जिनको फूड फेडिज़म्स कहते हैं। जी जी। तो जैसे बिहार में, मतलब ये जब हम पढ़ रहे थे तो हमें सब बताए गए थे, तो जैसे बोलते थे कि रेड दाल खाने से लकवा हो जाता है। अच्छा।
तो जब मैं श्रीलंका गई तो वहाँ पर तो पूरे 12 महीने हर मील में रेड मतलब मसूर की दाल होती है। तो अगर ऐसे लकवा होने वाला होता तो पूरी पॉपुलेशन को ही लकवा हो सकता था, है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह से एक मैंने मतलब यहाँ पे आके मैंने सुना है कि पपीता नहीं खाना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को, क्योंकि उससे मिसकैरेज होने के चांसेस हैं, कहते हैं। तो उससे मिसकैरेज होने के मतलब वो कच्चा पपीता खाते हैं, उसमें जो लेटेक्स ये जो होता है मतलब दूध जैसा निकलता है ना, जी, उसको खाने से लेबर मतलब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, तो उससे ये हो सकता है कि मिसकैरेज हो जाए, है ना। सभी को नहीं, लेकिन किसी किसी को। और एक पेपेन नाम का एंजाइम होता है, तो उससे मतलब वो डाइजेशन में बहुत अच्छा है। जब भी कुछ ऐसे ऑयली फूड खाते हैं तो उसका अगर सलाद खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन पेपेन खाने से भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को मतलब कच्चा पपीता खाने से इसलिए मना करते हैं। लेकिन उनको पका पपीता नहीं बंद करना चाहिए। पका खा लेते हैं। पका पूरी तरह से पका हुआ पपीता है तो वो खा सकते हैं। और उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। और यहाँ पे मतलब जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं हमें पपीता नहीं खाना है बस। मैंने कहा क्यों नहीं खाना है तो बोलते हैं उससे मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन जब मैंने कंसीव किया अपने बेटे को, तो मैं उस समय श्रीलंका में थी, और श्रीलंका में तो लोग बोलते थे कि पपीता रोज़ खाना चाहिए, उससे बच्चे की आंखें बहुत अच्छी होती हैं, बच्चे की स्किन बहुत अच्छी होती है। और मैंने तो हर रोज़ पपीता खाया है। अच्छा। क्योंकि गार्डन में होता था। तो हर रोज़ पपीता खाया है। और मेरा वो बेटा अभी सर्जन है, जर्मनी में सर्जन है। तो पपीपा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पक्का पपीता खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, है ना। लेट्स बी क्लियर। तो पक्का पपीता खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप खा सकते हैं, उससे विटामिन ए मिलेगा जिससे बच्चे की आंखें होंगी अच्छी होंगी। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों को चश्मा बहुत जल्दी आ रहा है, छोटे बच्चों को चश्मा आ रहा है, तो वो चश्मा नहीं आएगा। है ना, तो अच्छी बात है। आजकल बहुत ही कॉमन एक इशू है, जो लोग डाइटिशियंस के पास जाते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, वो जनरली मिल्क बंद करा देते हैं। तो क्या ये जायज़ है? क्योंकि मैं तो बहुत पसंद करती हूँ मिल्क लेना। एक्चुअली मिल्क हमारे डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें कैल्शियम भी देता है भरपूर मात्रा में, और प्रोटीन भी देता है। उसके अलावा और कई सारे विटामिन्स देता है, जैसे विटामिन डी भी उससे मिल्क से हमें मिलता है। लेकिन आजकल क्या है, एनिमल्स को मिल्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री की तरह यूज़ किया जा रहा है। उनकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है इतना। मतलब वो अपने ही मल मूत्र में और खड़े रहते हैं, खेतों में घूम, मतलब इस तरह से जैसे पहले खुले में रखते थे। उनको प्यार दुलार भी देते थे। बछड़े का पहला राइट होता था दूध पीने के लिए, है ना। अभी बछड़े को तो उससे दूर कर देते हैं और सारा दूध निकालते हैं, है ना। तो और फिर उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी देते हैं कि उनको दूध ज़्यादा निकले। 5 मिनट पहले दिया जाता है वो इंजेक्शन, तो 5 या 10 मिनट पहले। तो उससे 10 मिनट में कहीं दूध नहीं बन सकता। लेकिन उनके शरीर में जो पहले से दूध बन रहा होता है, वो जो प्रोसेस होती है कि स्लोली रिस्क के नीचे आएगा, वो एकदम से वो इंजेक्शन देने के बाद प्रेशर से नीचे आ जाता है। तो इस वजह से मतलब वो दूध भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसको पीने से वो हार्मोन्स भी हमारे शरीर में आ जाते हैं। और उससे लड़कियों का आजकल PCOD हो रहा है। और मतलब ओवरऑल उनको गायों को खुश नहीं रखा जा रहा है। मतलब ये हमारे लिए इसलिए हार्मफुल है क्योंकि उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ओके। तो और आजकल दूध मतलब इतना सारा, जैसे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन तो हमेशा बढ़ती जा रही है ना, लेकिन एनिमल्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो दूध जितना भी दूध आता है उसमें से 80% तो एडल्ट्रेटेड होता है। एडल्ट्रेशन का मतलब है कि जैसे मतलब नकली दूध और असली दूध को मिक्स कर दिया जाए, है ना। तो नकली दूध बहुत तरीके से लोग बनाते हैं। हाँ, जैसे वाइट पेंट, वाइट
फेविकोल और ये शैम्पू, तेल, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूरिया से भी बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि वो मिल्क जैसा ही कंसिस्टेंसी बना के और असली मिल्क को नकली मिल्क को मिक्स कर देते हैं ताकि हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए भी लोग दूध पीना छोड़ रहे हैं आजकल। आजकल बेसिकली लोग 3 तरीके से डाइटिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं। एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, एक कीटो का नाम सुना है हमने बहुत, और एक प्लांट बेस्ड होती है। तो आपके अनुसार कौन सा डाइट प्लान सबसे अच्छा रहता है? तो ये मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, ये उन लोगों के लिए होती है जिनको कि फूड में कुछ मतलब टाइम बाउंड है, उनको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक्स हैं, ऐसे लोगों को, या फिर जिनको बहुत टाइम नहीं मिलता है खाना कुक करने के लिए, तो वो अपना विंडो बना लेते हैं कि हमें इसी दरमियान कुछ खाना है, तो उसके अलावा सोचेंगे भी नहीं खाने के बारे में, है ना। तो इस तरह से तो उनके लिए है। और इंटरमीडिएट, और ये जो भी डाइट्स हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग या कीटो डाइटिंग, ये है ना हमेशा कंटिन्यूस नहीं रख सकते, कुछ ही समय के लिए होती हैं। और जैसे कीटो डाइट में तो ये बेसिकली एपिलेप्सी के लिए थी और कुछ कैंसर पेशेंट्स को भी दी जाती थी। तो वहाँ से उन्होंने देखा कि उनका वेट बहुत जल्दी से लूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको वेट लॉस डाइट बना लिया उन्होंने। और लेकिन वो कीटो डाइट में ये रहता है कि अगर हम न्यूट्रिशनली बैलेंस फूड नहीं खा रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे, तो उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और बहुत सारे और चीज़ों की, जैसे मैंने देखा है कई लोग कीटो डाइट में इतना सारा नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं होता उनकी डाइट में, तो उससे उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उन सब की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि कीटो को लॉन्ग टर्म नहीं, किसी को करना है शौकिया तौर पे कुछ करके देख सकता है, एक से 2 महीने 3 महीने तक मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद उसे कंटिन्यूस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत डेफिशिएंसी हो जाएंगे और बाद में जो उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा वो और भी ज़्यादा बड़ा आएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से प्लांट बेस्ड डाइट इज़ द सेफेस्ट डाइट। एंड प्लांट बेस्ड डाइट में यह है कि जैसे प्रोटीन बोलते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है, ट्रू, लेकिन जब 2-3 फूड ग्रुप्स को मिक्स करते हैं तो प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। ओके। और एक और फ़ायदा है कि प्लांट बेस्ड डाइट जो होती है तो वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी होती है, एब्जॉर्प्शन जल्दी से होता है, तो विद इन 3 आवर्स योर स्टमक इज़ एम्प्टी अगेन टू हैव अनदर डाइट, है ना, अनदर मील। लेकिन जो एनिमल बेस्ड डाइट होती है, जैसे आपने सब एनिमल्स को देखा होगा, तो वो लोग है ना दिन में एक ही बार शिकार करते हैं और एक ही बार खाना खाते हैं, क्योंकि उनकी डाइट को मतलब डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो इसलिए वो एक ही बार शिकार करके खाना खाते हैं। और जो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, जैसे कि मतलब ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जैसे गाय, भैंस या बकरी या हिरण या मतलब जिराफ, हाथी, ये सब लोग मतलब दिन भर में प्लांट फूड खाते ही रहते हैं, है ना। हाँ, काऊ का देखते हैं, च्यूइंग होती रहती है, च्यूइंग करते रहते हैं, है ना। तो वो लोग मतलब उनका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से खाते हैं। ओके, सेम विद ह्यूमन बीइंग, या सेम विद ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ये कारण है। अच्छा, मतलब यू सजेस्ट प्लांट बेस्ड इज बेस्ट। हमारे दांत कैसे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमारे दांत कैसे हैं? कार्निवोरस के दांत जैसे हैं नहीं या हर्बीवोरस? तो हमारे लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है? बिल्कुल सही। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि शेर, चीता, एलिगेटर, और ये मतलब जो मीट खाते हैं, एक ही बार शिकार करके मीट खाते हैं, बाकी पूरा दिन वो क्या करते हैं पूरा दिन सोते रहते लेजी। हाँ, तो भगवान ने हमारा शरीर लेजी रहने के लिए बनाया है या एक्टिव रहने के लिए? बिल्कुल। तो हम एक्टिव कैसे बनेंगे? प्लांट फूड खाएंगे तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो प्लांट फूड खाते हैं वो दिन में सोते हुए नहीं दिखेंगे आपको। हाँ, दे आर वेरी एक्टिव। ओके। और वो सनसेट पे सो जाएंगे और सनराइज पे उठ जाएंगे। सनसेट के बाद वो कुछ भी नहीं खाते हैं।
तो नेचुरल क्लॉक जो होता है वो मेंटेन करते हैं ना। तो हम हमारे दांत भी हर्बीवोरस जैसे दांत हैं। हाँ, तो हमें कार्निवोरस नहीं है, लाइन जैसे दांत नहीं है, पॉइंटेड दांत नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। तो उस तरह से हमारा जैसे मतलब हमें बनाया इसीलिए कि हमें एक्टिव रहने के लिए बनाया, हमें कुछ काम करने के लिए बनाया, हमें इतना दिमाग दिया है कि उससे कुछ करो, कुछ नया करो, कुछ है ना अच्छा करो, तो उसके लिए दिमाग दिया है। तो इसलिए हमें मतलब हर समय एक्टिव रहने के लिए बनाया है नेचर ने। तो नेचर ने हमें दांत भी वैसे ही दिए हैं, हर्बीवोरस के दांत दिए हैं, घोड़े जैसे दांत दिए हैं, है ना। हाँ, तो और उसके साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग है। हमारा मुंह का बनावट भी अलग है। जैसे कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनका माउथ का ओपनिंग बहुत वाइड होता है। तो मांस का लोथड़ा वो लेके निकल जाते हैं। और हमारा जो ओपनिंग है वो बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा, है ना। ठीक है ना। बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ऐसे हमारी जो हमारे पेट में एसिड सिक्रेट होती है वो बहुत माइल्ड एसिड सिक्रेट होती है, है ना, 15% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जबकि कार्निवोरस एनिमल्स के स्टमक में 40% हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होती है, जो कि कच्चे मीट को गलाने के लिए और उसके लिए होती है। तो हमने जो खाया मीट या नॉन वेजिटेरियन फूड वो जल्दी से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो उसको डाइजेशन में बहुत टाइम लगेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि इतना लंबा टाइम लगता है, प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है और क्या मीट खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एग है वो 12 से 15 घंटे में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये चिकन है वो 15 से 18 घंटे 24 घंटे के अंदर, जैसे हम जो भी कुकिंग मेथड है उस कुकिंग से, तो उस उतनी देर में एब्जॉर्ब होगा। तो ऐसे ही और दूसरा कुछ मीट खाया, लैम्ब या गोट मीट या कुछ और, या फिर बीफ भी खाते हैं लोग। तो बीफ को तो डाइजेस्ट होने में 72 आवर्स लगते हैं। ओह माय गॉड, 72 आवर्स लगते हैं। तो तब तक वो रॉटन हो जाता है। तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते हैं कई बार। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो मेरे ख्याल में तो आप पूछेंगे तो प्लांट बेस्ड फूड इज़ द मोस्ट सूटेबल डाइट फॉर ह्यूमन बीइंग। और अभी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो वीगन होती जा रही है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो हम पहले वेजिटेरियन हुआ करते थे, हम कन्वर्ट हो रहे हैं नॉन वेजिटेरियन की तरफ। और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से शुरुआत हुई है कि वीगन होती जा रही है। तो सारी कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सब वीगन होती जा रही हैं। मतलब वीगनिज्म इतना फास्ट ग्रो हो रहा है वहाँ पे, इतना फास्ट बढ़ रहा है। तो अच्छी बात है कि वो उन लोगों को समझ आया कि वो नॉनवेज खाने से उनको क्या क्या बीमारियाँ हुई, कैसे हुई। तो अब वो वीगनिज्म की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एस्ट्रोलॉजिकली हमने देखा है कई बार जी, जिन लोगों की कन्या राशि होती है, वर्गो सन साइन होता है, ऐसे लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं। प्लस हमारे चार्ट में यदि 6th हाउस एफ्लिक्टेड होता है, ऐसे लोगों का वो भी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, उनकी गट हेल्थ वीक होती है। तो क्या जो हमारा हेल्थ इश्यूज़ है, क्या वो गट हेल्थ से स्टार्ट होता है? कहाँ ओरिजिनेट होता है हमारी जो बैड हेल्थ होती है? एक्चुअली गट हेल्थ 70% जो बैक्टीरिया है वो गट में बनता है, वो डिसाइड करता है। लेकिन जो 30% जो कंसर्न्स आते हैं वो और भी कई कारणों से आते हैं। जैसे कि हेरिडिटरी एक कंसर्न एक कारण हो सकता है, या ये एक्सपोजर टू पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो वो हो सकता है। या फिर जैसे वायरस, बैक्टीरिया, तो इनसे भी बीमारियां होती हैं, है ना। तो ऐसे और भी कई कारण होते हैं। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ, जो मैं न्यूट्रिशनली देख रही हूँ, मैं यहाँ कंपनियों में भी जाती हूँ, IT कंपनीज, यहाँ बेंगलोर तो हब है IT कंपनीज का, तो यहाँ जाती हूँ सब जगह। तो लगभग 70 to 80% लोगों को गट इश्यूज हैं, क्योंकि उनका ना खाने का टाइम है ना पीने का टाइम है। जो भी फिर खाना खाते हैं तो वो जो जंक फूड उन्हें मिलता है, जो भी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मतलब लेट खाना खाया, नहीं खाया, मिस किया और स्किप किया, और उसके बाद जो भी मिला वो खा लिया। तो इस तरह से तो उनकी सबकी गट हेल्थ बहुत ख़राब है। और मतलब मुझे तो 70-80% लोग ऐसे मिले हैं
बहुत सारी कंपनीज में मैं गई हूँ, तो सबकी गट हेल्थ कंप्रोमाइज्ड है। और आजकल IBS IBD तो बहुत लोगों को हो रहा है। और ये PCOD का जो प्रॉब्लम है, इसका भी कोई कनेक्शन है? PCOD मतलब हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होता है जी। तो हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल सब लोगों को हो रहा है। जैसे ये फूड में, जैसे मीट प्रोडक्शन में वो बहुत सारे हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स रोज़ मतलब वो बहुत फ्रीक्वेंटली देते हैं उनको, जल्दी से एक बड़ा करने के लिए, मोटा करने के लिए, और उनको बीमारियां ना हो इसलिए तो वो सारे जो उनको दिए गए हैं ड्रग्स, वो सारे है ना हमारे शरीर में ट्रांसफ़र होते हैं उस फूड के द्वारा। और आजकल काउस को और बफेलोस को और मिल्किंग एनिमल्स को भी ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। तो वो इंजेक्शंस भी मिल्क के साथ या मिल्क प्रोडक्ट के साथ हमारे ही शरीर में जाते हैं। तो इन सब से हमें ये PCOD बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत कॉमन हो गया। इवन यंग गर्ल्स का सुनते हैं PCOD तो इसलिए बहुत कॉमन हो गया है। तो जो भी मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं यही सलाह देती हूँ कि 3 महीने के लिए, अगर वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 महीने के लिए वीगन बन के देखें, और उनका PCOD बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। और ये सब मतलब ये 99% लोगों को फ़ायदा होता है। टेस्टेड एंड ट्राइड in my I mean cases, those who have come to me, those who have approached me, तो उसमें 99% केसेस मैंने देखा है कि उनको फ़ायदा हुआ है। मैम, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमको दिया। मेरी तरफ से और लेट्स टॉक के सभी व्यूअर्स की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। और मैं भी दीप्ति जी आपको बहुत एक्चुअली मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मतलब आप तो एस्ट्रोलॉजी में करती हैं, तो उसके साथ ये न्यूट्रिशन कैसे आपने कंबाइन किया, तो ये आपने मुझे बताया इसके बारे में कि सब चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। तो ये मुझे अभी पता चला, और इसके लिए मैं भी मेरी नॉलेज को एनहांस करने के लिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू।